नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, शिक्षक दिन की फिर से ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हम ये वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसके बाद का जो साल आए उसमें हम अच्छी तरह से शिक्षक दिन मना पाए, आप लोग उस माहौल से बहुत अच्छी तरह से अवगत हो जाएं और आप अंतिम वर्ष में जब आए तब आप भी एक शिक्षक बनकर शिक्षक की भूमिका निभाकर अपनी अभिव्यक्ति को प्रस्तुत कर पाए। इस शुभकामना के साथ ये वीडियो हम प्रस्तुत कर रहे हैं। हिंदी प्रथम गौण CE 102 अर्थात पेपर 2 हिंदी कहानी का इतिहास हमने 4 भागों में बांटकर आपके सामने प्रस्तुत किया। अब हिंदी कहानी का इतिहास का ये 5वां भाग है, 5वां वीडियो है, मगर आपको मैंने पहले ही विदित करवाया था कि आपके पाठ्यक्रम में जो भी कहानियाँ हैं वो मैं प्रस्तुत करूँगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं जिसको आप समझेंगे या सुनेंगे मेरे मुख से और उस रचनाकार के बारे में जानेंगे, तब आपको लगेगा कि सचमुच हिंदी प्रथम गौण में इतनी रुचिप्रद कहानियाँ हैं जिससे आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा, आपको ये विषय भी रुचिप्रद लगेगा, उसके साथ साथ उसमें पढ़ने में भी समझने में भी आप आगे आ पाएंगे। गूगल मीट पर जब हमारा लेक्चर शुरू होगा तब कहानियाँ शुरू हो गई होगी, इसलिए विद्यार्थी मित्रों आपको ये ध्यान में रखना है कि यदि आपके उस विस्तार में नेटवर्क नहीं अच्छी तरह से पकड़ा जा रहा तो आप गूगल मीट का जब भी लेक्चर हो तब थोड़ी सी परेशानी उठाकर, थोड़ी सी कठिनाई सहन करके ऐसे नेटवर्क एरिया में चले जाए जिससे आवाज़ अच्छी तरह से आए और आप हमारा पूरा लेक्चर ध्यान से सुन पाए। कहानी के बारे में जानने के लिए हिंदी कहानी के इतिहास का ये 5वां वीडियो है। इसके बाद हम गूगल मीट पर कहानी शुरू करेंगे। बहुत ही रुचिप्रद कहानियाँ हैं और उस कहानी को सुनकर आपको आगे और कहानी में क्या आता है या दूसरी कहानी कौन सी है ये जानने के लिए आप उत्सुक हो जाएंगे। और इसीलिए कहानी से पूर्व आपको कहानी क्या है, कहानी में कैसे कैसे विषय होते हैं, इस बात से अवगत कराने के लिए हमने ये 5 विभागों में 5 वीडियो में हिंदी कहानी का इतिहास प्रस्तुत किया। वैसे तो हिंदी कहानी का इतिहास 4 युगों में बटा हुआ है, वो मैंने आपको कह दिया था। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रसाद व प्रेमचंद युग और वर्तमान युग। विद्यार्थी मित्रों, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि यदि आपको वीडियो के अनुलक्ष्य में कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो, कोई समझ में न आ रहा हो, आवाज़ के दृष्टि से आपको कोई दुविधा हो, तो आप मुझे अपने मेरे पर्सनल नंबर से आप कॉल कर सकते हैं। सुबह से 11 बजे से लेकर 1 बजे तक, शाम को भी 6 बजे से लेकर 7 बजे तक आप आराम से मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। मगर मुझे थोड़ा ताज्जुब ये हो रहा है कि सेम 1 के विद्यार्थी है वो शायद घबराते हैं या संकोच में, शर्म में कोई भी बात नहीं कहते, क्योंकि मैं ऐसा नहीं सोचती कि सबको दुविधा होगी ही और कठिनाइयाँ होगी, मगर हो सकता है कि इतने सारे विद्यार्थी जब वीडियो सुन रहे हैं तो उनके भीतर कोई ना कोई प्रश्न तो ज़रूर होगा, मगर आज तक किसी ने कोई प्रश्न नहीं किया है। गूगल मीट में जब लेक्चर हम लेते हैं तब प्रश्न करते हैं आप लोग, मगर वीडियो सुनने के बाद भी आप मेरे पर्सनल नंबर पर प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं तनिक भी क्रोधित नहीं होऊंगी यदि आपका प्रश्न योग्य होगा। प्रश्न योग्य होगा यानी कि इसके अनुलक्ष्य में कोई भी प्रश्न होगा वो योग्य ही होगा। मगर आप सामान्य प्रश्न करेंगे कि मैडम कॉलेज कब खुलेगी, मैडम ये फॉर्म भरना है, कितने बजे जाऊँ, तो ये तो कॉलेज का नंबर आपके पास है ही, आप गूगल में सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा और आपने यदि फॉर्म भरा होगा तो उसमें भी होगा, तो उस पर आप कॉल करें। मगर इस वीडियो के अनुलक्ष्य में, हिंदी के अनुलक्ष्य में आपको जो भी दुविधा हो तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। अब फिर से इस टॉपिक पर आ जाते हैं। हिंदी कहानी के इतिहास को हमने 4 भागों में बांटकर समझा। सबसे पहले भारतेंदु युग जो शुरुआती युग है और उसमें भी अच्छी कहानियाँ यानी कि अनुदित कहानियाँ और थोड़ी कहानियाँ लिखी गई। द्विवेदी युग जिसमें मौलिक कहानियों की शुरुआत हुई।
द्विवेदी युग में जो सरस्वती पत्रिका है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो जिसका प्रकाशन किया है, वो प्रकाशक के रूप में है सरस्वती पत्रिका के। तो उस पत्रिका में अच्छे अच्छे कहानीकारों की कहानियाँ प्रसिद्ध हुई। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानियों में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था कहानी, किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय कहानी, बंग महिला यानी कि राजेंद्र बाला घोष की दुलाई वाली कहानी, ये सब कहानियाँ जो है वो हिंदी की प्रथम मौलिक कहानियों में उनका स्थान देखा जा सकता है या प्रथम कहानी के रूप में उनका नाम लिया जाता है। द्विवेदी युग में के बाद प्रसाद एवं प्रेमचंद युग, जो कहानी समृद्ध परंपरा से आगे बढ़ी, जिसके बारे में मैंने बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझाया भी है। प्रेमचंद की ईदगाह कहानी के बारे में समझा, इससे आपको पता चलेगा कि कितनी सूक्ष्म दृष्टि से भी प्रेमचंद यथार्थ को धीरे धीरे पकड़ रहे थे। जयशंकर प्रसाद जो है, उनकी कहानियों के बारे में यदि कहूँ, और मैंने आपको ये भी गत वीडियो में समझाया था कि प्रसादांत यानी कि प्रसाद कहानी का ऐसा अंत करते थे जिससे आप सोचने पर विवश हो जाते थे कि इस कहानी का अंत क्या होगा। वैसे किसी भी कहानी का निश्चित अंत होता ही नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है, कहानी किसे कहते हैं? प्रमुख घटना पर आधारित जो भी बात हो उसे कहानी कहते हैं। कहानी में कोई ना कोई संदेश होता है, बोध होता है, उद्देश्य होता है, सार होता है, मगर वो कहानी किसी विषय को शुरुआत से लेकर अंत तक नहीं होती। किसी भी कहानी का अंत नहीं होता, वो अंत लेखक कर देते हैं बाह्य तौर पर, मगर प्रसाद तो ऐसा अंत करते हैं जो हमारे लिए सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तो हमने गत वीडियो में ये बताया कि प्रसादांत, तो उनकी एक कहानी बहुत ही संक्षिप्त में आपके सामने कह दूँ तो आपको पता चलेगा कि प्रसादांत किसे कहते हैं। तो जयशंकर प्रसाद की जैसे एक कहानी पुरस्कार में क्या होता है, एक स्त्री होती है और उसका स्त्री यानी कि तरुणावस्था की लड़की है जिसके पिता केवल थे, माता कोई नहीं था, और उसके पिता और वो लड़की दोनों बहुत खेत मजदूरी करके, अपनी खेती उसके पास थी, उसकी ज़मीन उसके पास थी ही, और वो खेत में अपनी जो है मेहनत करके जीवन चलाती थी और उसके पिता के साथ रहती थी। पिता जो है उनके, वो बहुत अच्छे बहादुर व्यक्ति के रूप में, एक सैनिक के रूप में भी थे। खेती करने के बाद यदि राजा का कोई काम पड़ता तो वो अपनी जो है बहादुरी बताकर, यानी कि आक्रमण यदि होता था तो उसका सामना भी करता था। तो उसी से उनके पिता की मृत्यु एक बार हो गई, यानी कि वो वीरगति को प्राप्त हुए। अब वह लड़की अकेली पड़ गई। उस जमीन में बस वह खेती करती थी और अपना जीवन बिताती थी। एक छोटी कुटिया में वह रहती थी। अब होता क्या है कि उस राज्य के राजा जो थे वो ऐसा त्योहार मनाते थे कि जिसमें वो हर जमीन पर खुद हल चलाते थे। हर एक जमीन, धीरे धीरे एक एक जमीन को वो पकड़ते थे। जैसे राज्य में यह गांव है तो एक किसान की उन्होंने जमीन ली और उस जमीन पर वो खुद हल चलाते थे। आसपास के सभी नगर और शहर के लोग एकत्रित हो जाते थे राजा को ये देखने के लिए। एक प्रकार का बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता था और वो खुद हल चलाते थे और फिर उस किसान की ज़मीन किसकी हो जाती थी? राजा की हो जाती थी। मगर राजा उसके बदले में उस ज़मीन से दुगुनी कीमत, यानी बेगणी दुगुनी कीमत की अशर्फियाँ उस व्यक्ति को दे देते थे, उस किसान को दे देते थे। इस प्रकार से हर खेत यानी हर जमीन जो है किसके अधीन बन जाती थी? राजा के। अब बारी आई इस लड़की के खेत की। अब इस लड़की के लिए तो जो भी कहे वही ये ज़मीन ही है। वो मना तो नहीं कर पाती। राजा उसकी ज़मीन पर हल चलाते हैं, बहुत बड़ा त्योहार मनाया जाता है, उसको अशर्फियाँ दी जाती है, मगर वो उस अशर्फियों का अस्वीकार कर देती है और कह देती है कि मेरे पुरखों और दादाओं की ज़मीन है, परदादाओं की ज़मीन है, इसे बेचना मेरे लिए अपराध है, इसलिए आप ये ज़मीन रख दीजिए, मगर उसके बदले में मैं अशर्फियाँ लूँगी नहीं। मंत्री थोड़ा क्रोधित भी होता है कि तुम मेरे राजा का अपमान कर रहे हो, मगर राजा कहता है कि नहीं, इसने बहुत अच्छी बात कही है। राजा खुश भी हो जाते हैं और कहते हैं कि
तुमने मेरी अशरफियाँ नहीं ली है, इसलिए तुम्हारा ऋण मेरे पर हमेशा रहेगा। और इसी कारण मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हें ज़रूरत पड़ने पर तुम जो भी कुछ मांगोगी वो मैं तुम्हें दे दूँगा। और इसी वचन को देकर राजा वहाँ से चला जाता है। मगर इस उत्सव में एक तरुण युवान राजकुमार ये सब देख रहा था। और वो जो लड़की है उसका नाम, ये सब हम जब कहानी शुरुआत करेंगे तब समझाएंगे। उस लड़की की इस बहादुर की जो एक प्रयत्न है उसका, बहादुरी का, एक राजा के सामने ये बात कहना, और उसकी वीरता से लेकर दादा परदादा की ज़मीन को न बेचना, ऐसी बातों को लेकर ये युवान बहुत प्रभावित हो जाता है। उससे शादी का प्रस्ताव रखता है। वो उसकी कुटिया में जाता है। मगर वो लड़की कहती कि आप तो राजकुमार है, मैं एक सामान्य कृषक बालिका हूँ, तो हमारा मिलन नहीं हो पाता। दुखी हो जाती है, वो कुछ बोलती नहीं है, भले वो कठोर मन से बोल तो देती है। फिर वो राजकुमार निराश होकर चला जाता है। वो 2-3 साल तक बहुत दुखी भी रहती है, मजदूरी करती जाती है, अपना जीवन बिताती है और उस राजकुमार के चेहरे को याद करती रहती है। और अचानक 2 साल के बाद वो राजकुमार फिर से आता है और फिर से उसको शादी का प्रस्ताव रखता है। तब वह अपनी जो इच्छा है उसको दबा नहीं पाती और हाँ कर देती है। दोनों की शादी हो जाती है। यानी कि एक रहस्यमय ये कहानी है। यहाँ दोनों की शादी और ये दोनों का मिलन होना, ये सब बाह्य रूप से बहुत प्रचारित नहीं है। वो लड़की बहुत गांव से दूर एक जगह पर रहती थी, तो वहाँ मन ही मन वो उसे पति मान लेती है। दोनों एक साथ रहते हैं और तब वह युवान अपनी मनोकामना उसके सामने व्यक्त करता है और वह कहता है कि तुम्हारे राजा के पीछे की जो ज़मीन है वो मुझे चाहिए। तुम उसके लिए राजा से वह ज़मीन मांगो, क्योंकि तुम्हें तो वरदान दिया ही है राजा ने कि तुम जब भी कुछ मांगोगी मैं तुम्हें दे दूंगा। तो तुम जाओ और वो ज़मीन मांग लो और वहाँ से मैं आक्रमण करूँगा और उस राजा को परास्त कर लूँगा और फिर तुम रानी के रूप में पूरी ज़िंदगी व्यतीत करोगी। ये इस प्रकार से मजदूरी कर कर तुमने अपना जीवन इस प्रकार से बना दिया है, उससे अच्छा है कि मैं तुम्हें रानी बना कर रखूँगा। 1-2 दिन तो ये स्वप्न देखती रहती है कि क्या मैं पूरे राजमहल में रहूँगी और रानी बनकर रहूँगी। मगर फिर एक देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति उसके भीतर उमड़ आती है, क्योंकि उसके पिता ने उसके लिए अपनी जान की बलि दे दी थी देशभक्ति के लिए। तो वो एक रगो रग में उसका जो खून दौड़ रहा था वो जाग उठता है। उसका पति उसे बेचता है और पूरी योजना बना देता है कि आज तुम्हें ज़मीन मांग लेनी है और उसके बाद उसी रात को मैं ये षड्यंत्र रचूंगा और कल सुबह तो तुम मेरी रानी बन जाओगी। अब ये बहुत ही अंतर्द्वंद से पीड़ित यहाँ बताया है। जयशंकर प्रसाद ने बहुत ही मार्मिकता से इस लड़की के अंतर्द्वंद का चित्रण किया है। फिर बहुत ही निराश होकर भी, क्योंकि पहले तो वो खुश थी मगर फिर उसे याद आता है कि मैं ऐसा देशद्रोह करूं, कितना बड़ा कलंक होगा मेरे पिता के नाम पर और मेरी देशभक्ति के नाम पर। फिर भी वो राजा के पास जाती है, जगह मांगती है, वो ज़मीन मांगती है। राजा 1-2 बार ये भी कहते हैं कि बहुत सारी दूसरी ज़मीनें भी है, तुम चाहो तो वो ले जाओ, मगर क्योंकि ये तो एक सुरक्षा की ज़मीन है तो थोड़ा मुझे दिक्कत रहेगा। तो वो लड़की कहती नहीं, आपने वचन दिया था। तो राजा तो अपने वचन से बद्ध थे। राजा कह देते कि अच्छा कोई बात नहीं, तुम वो ज़मीन ले लो, मुझे पता है कि तुम एक देशभक्त वीर पुरुष की लड़की हो यानी संतान हो, इसलिए तुमसे मुझे कोई जो है डर नहीं है। राजा ने वो ज़मीन दे दी। यहाँ ये बालिका अपने पति को कह भी देती है, तरुण स्त्री जो है वो, कि मैंने ये ज़मीन ले ली है। षड्यंत्र रचा जाता है और जिस रात को उसका पति उस राजा पर आक्रमण करने वाला था, राजमहल में घुसने वाला था, उसी रात को वो इतनी दुखी होती है कि वो निश्चय कर लेती है कि नहीं, ये नहीं हो पाएगा। और वो दौड़कर, आधी रात को दौड़कर राजा के सामने प्रस्तुत हो जाती है और कह देती है कि उस ज़मीन यानी वो ज़मीन जो राजा ने मुझे दी थी, यानी कि हे राजा, आपने जो मुझे वो ज़मीन दी थी, वहाँ एक आक्रमणकारी आने वाला है और आप पर आक्रमण करके ये राज्य जो है वो हड़पने वाला है। ये सूचना देने पर राजा बहुत ही खुश हो जाते हैं कि ये वैसे भी वीर संतान की लड़की है, तो इसने फिर से वीरता बताई। वो उसको कहते हैं कि
बस वो आदमी पकड़ा जाए, उसके बाद मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा। वह आदमी यानी उसका पति पकड़ा जाता है। अभी राजा को पता नहीं है कि ये इसका पति है। वो आदमी पकड़ा जाता है, उसको बंदी बनाया जाता है, उस लड़की के पति को। और फिर राजा उसे कहते हैं कि मांगो मांगो, तुम्हें क्या पुरस्कार चाहिए? तुमने आज मुझे मेरा तो जीवन दान किया ही है, मगर मेरे राज्य को भी बचाया है। मांगो, तुम्हें क्या पुरस्कार चाहिए? तब वह लड़की उस पति के बाहों में चली जाती है और कहती है कि हे राजा, इनके साथ मुझे भी आप बंदी बना दो और मुझे भी मृत्यु दंड दो। बस यहाँ कहानी समाप्त हो जाती है। अब विद्यार्थी मित्रों, आपके सामने ये प्रश्न जरूर रहेगा कि फिर राजा क्या करता है। राजा ने फिर पूछा तो होगा ही कि क्यों ऐसा करना चाहती हो। तब वो उस लड़की ने कहा भी होगा कि ये मेरे पति हैं। उसके बाद राजा उसे मुक्त कर देते हैं, दोनों को बंदी बनाते हैं, दोनों को मृत्युदंड देते हैं, या केवल उसके पति को देते हैं, या क्या करते हैं, ये आप पर निर्भर है। आपको निर्णय लेना है। कहानी तो यहाँ अंत पर चली गई। कौन सा अंत हुआ कहानी का? कि वो उसके पास चली जाती है और कहती है कि इसके साथ मुझे भी मृत्युदंड दो, क्योंकि यहाँ पति प्रेम और राष्ट्र प्रेम दोनों के बीच फंसी हुई वो बालिका थी। पति को पकड़वा लिया, इसलिए वो आजीवन दुखी बनकर रहेगी पश्चाताप में। उससे अच्छा है कि पति के साथ भी वो मृत्यु के निकट पहुंच जाए। वो उसके पहले पति को बहुत रोकने की कोशिश करती है, मगर उसका पति जब नहीं मानता तब उसे अंत में राजा के वहां जाना पड़ता है। तो ये एक अंतर्द्वंद से पीड़ित कहानी है। और उसका अंत कैसा हुआ? प्रसादांत, जिस अंत में कोई निश्चित बात अभी प्रकट नहीं हुई कि राजा ने फिर उसे मृत्युदंड दिया कि नहीं, उसे मुक्त कर दिया या क्या किया। मगर यहाँ अंतर्द्वंद से पीड़ित स्त्री क्या निर्णय अंत में लेती है? वो अपने पति के साथ मर जाना पसंद करती है, और फिर वो मृत्यु के निकट पहुँचती है कि नहीं, ये आपको सोचने पर मजबूर कर देती है ये कहानी। और इसी से ऐसी बहुत सारी कहानियाँ प्रसाद की है कि जो प्रसादांत को लेकर चलती है। प्रसाद व प्रेमचंद युग के बाद जो है, मैंने आपको कहा था कि किस प्रकार प्रेमचंद अपनी कहानियों को आगे बढ़ाते हैं। कफन कहानी के बारे में भी कहा था। उसके बाद चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी, उसने कहा था के बारे में भी हमने प्रकाश डाला था। विश्वंभर नाथ कौशिक की ताई कहानी के बारे में भी प्रकाश डाला था। वर्तमान युग में किस प्रकार खिलौने कहानी के माध्यम से हमने बताया था कि एक सामान्य संवेदना को भी आधुनिक युग की कहानियों में कैसे प्रकट किया गया, और किस प्रकार जो शीर्षक होते थे वो कहानी के एक संवेदना के धरातल पर होते थे। और इसी से आधुनिक युग की कहानियाँ, वर्तमान युग की कहानियाँ संवेदनात्मक स्तर पर ज़्यादा चित्रित होने लगी। पात्रों की बहुलता, यानी बहुत अधिक पात्र होकर पात्र एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं, इन सब पर बहुत ध्यान नहीं दिया गया। केवल 2 पात्रों से भी कहानियाँ रची गई, और उन 2 पात्रों में मैंने जैसे आपको जैनेन्द्र की पत्नी कहानी कही, उसमें उसके पति और पत्नी की ही बात है, और उस पत्नी की मनोदशा का चित्रण होने लगा। यानी कि ऐसी बहुत सारी कहानियाँ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, जो सूक्ष्म रूप से, प्रतीकात्मक रूप से एक नवीन प्रयोग करती दिखाई दे रही है। वर्तमान युग में जो नई कहानी है उनका नाम दिया गया नई कहानी, और वो आगे बढ़कर अकहानी की पदवी भी लेने लगी। जैसे कविता के बाद अकविता का युग हुआ, उस प्रकार कहानी का भी युग कैसा बना? अकहानी। अब आपको लगेगा अकहानी का मतलब क्या है? ज़्यादातर हम अ उपसर्ग का प्रयोग किस लिए करते हैं? नकारात्मक रूप से। जैसे कि सत्य तो असत्य, हिंसा तो अहिंसा। उसी प्रकार जिन कहानियों में कहानी की जो शैली है उसका कोई निरूपण है ही नहीं, एक अलग रूप से कहानियाँ रची जाने लगी, जिसको हम कह भी नहीं सकते वो कहानी है, मगर उसकी विषय वस्तु कहानी की तरह है। तो ऐसी कहानियों को अकहानी कहा गया, और ऐसी कहानियाँ भी प्रसिद्ध होने लगी। और वर्तमान युग में अकहानी का युग भी और अकहानी का दौर भी आगे बढ़ता गया। सबसे बड़ी बात यह है कि नए कहानीकारों ने जो कहानियाँ प्रकाशित की, उसमें से वर्तमान युग के नए कहानीकार, मैं आपको विदित करना चाहूँगी विद्यार्थी मित्रों कि सन 1960 के बाद जो कहानियाँ प्रसिद्ध हुई उनको नई कहानी कहा गया, और उस नई कहानी के जो रचयिता हैं उन्हें नए कहानीकार के नाम से बुलाया गया।
उन नए कहानीकारों में देवेंद्र सत्यार्थी, राज्ञ राघव, प्रभाकर माचवे, अंचल मुक्तिबोध, रेणु मार्कंडेय, कमलेश्वर की भी कहानी आपके कोर्स में है, राजेंद्र यादव, दुधनाथ सिंह, शैलेश मटियानी, अमृत राय, नीलकांत, सुरेश सिंह, अमर गोस्वामी आदि बहुत सारे कहानीकार मैंने यहाँ लिखे हैं, वो सभी प्रसिद्ध हुए। सबसे बड़ी बात ये है कि जो महिला है वो उपन्यास और कहानी बहुत कम मात्रा में महिलाएं लिखती थी आधुनिक युग के पहले, यानी वर्तमान युग के पहले। वो कहानीकारा हमारे सामने प्रस्तुत हुई, क्योंकि आधुनिक युग में, वर्तमान युग में जो कहानी का ये सबसे अंतिम चरण है, ये चरण ऐसा है जिसमें स्त्री अपनी मनोदशा का अंकन खुद करने लगी। स्त्री लेखिकाएं इस प्रकार से उभर कर सामने आई कि आपको ताज्जुब होगा विद्यार्थी मित्रों के एक स्त्री विमर्श हमारे सामने आ गया। स्त्री विमर्श का मतलब ये है कि स्त्री की संवेदना को स्त्री की दृष्टि से देखकर उसके बारे में समझा जाए और ऐसा साहित्य लिखा जाए, क्योंकि पुरुष कहानीकारों और पुरुष के बारे में तो सालों से ही जो है विचार होता जा रहा है। हमारा भारत देश पुरुष प्रधान है और कोई भी बात हो उसमें पुरुष की प्रधानता तो होती ही है। भले आपको लगता है कि अब तो स्त्री की प्रधानता होती है, मगर कुछ मर्यादा के बाद तो स्त्री जो है उसका कुछ चलता नहीं है। भले घर पर आपको लगता है कि मेरी माता का ज़्यादा चलता है पिता के सामने, मगर ऐसा कुछ मोड़ आता है, ऐसा कोई निर्णय होता है, तब पुरुष की ही प्रधानता होती है। यहाँ पुरुष प्रधान है या स्त्री प्रधान है उस पर नहीं, मगर स्त्रियों ने किसी पुरुषों से होड़ लगाकर या स्पर्धा लगाकर नहीं, मगर स्त्री की संवेदना को अभिव्यक्त करने के लिए उन्होंने कहानी लिखी। स्त्री भी एक मनुष्य है, उसका भी एक जीवन है, वो भी एक दुख व्यक्त कर सकती है, उसकी भी पीड़ा होती है, वह भी थकान महसूस करती है। बच्चों के कुछ बोलने पर उसे भी दुख होता है, पति के डांटने पर उसका मन भी पीड़ित होता है। समाज की मर्यादा के सामने वह भी अपनी इच्छाओं को उजागर करना चाहती है। पुरुष जिस प्रकार से बाहर घूमता है और अपनी बातों को अपने मित्रों के सामने बहुत ही मुक्त रूप से कह देता है, उस प्रकार स्त्री भी इच्छा रखती है कि वह भी अपनी बातों को उजागर करे, और इसी से स्त्री लेखिकाएं हमारे सामने आईं। और इन महिला कहानीकारों में सत्यवती मालिक, महादेवी वर्मा, चंद्रप्रभा, तारा पांडे, चंद्र किरण, सोनाली चक्सा, रामेश्वरी शर्मा, शकुंतला, माधुर, शिवानी, निर्मला ठाकुर, ममता कालिया, कृष्णा सोबती और मृदुला गर्ग, ये 3 बहुत ही प्रसिद्ध कहानी लेखिकाएं हैं। आपको ध्यान रखना है इन कहानीकारों को। इसमें मन्नू भंडारी का नाम उल्लेखनीय है जो यहाँ नहीं लिखा गया, आपको ध्यान रखना है। मन्नू भंडारी, ममता कालिया, कृष्णा सोबती और मृदुला गर्ग, अलका सरावगी, ये जो है मेहरुनिसा परवेज, ये 4-5 लेखिकाएं तो बहुत ही प्रसिद्ध हुई कहानी जगत में। और स्त्री लेखिकाओं में इन कहानीकारों ने, इन लेखिका कहानीकारों ने अपना एक नाम जो है जड़ दिया, यानी एक प्रकार का नाम बना दिया है, जिसमें मन्नू भंडारी कहानीकारा जो है, जिसका नाम इसमें नहीं है, उस कहानीकार उन्होंने 300 से अधिक कहानियाँ लिखी है। और उन 300 से अधिक कहानियों में भी एक एक कहानी में इतना अच्छा मर्म है। उन्होंने आपका बंटी उपन्यास लिखा है, जिसमें ये उपन्यास है आपका बंटी, जिसमें मैंने आपको खिलौने कहानी कही ना, उसी विषय वस्तु को लेकर आगे बताया गया है। मन्नू भंडारी कहानी लेखिका है, उस पर मैंने संशोधन भी किया है और मैंने जो PhD किया है, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी, तो PhD की थीसिस मैंने मन्नू भंडारी पर की है। तो मन्नू भंडारी की कहानियों में स्त्री संवेदना पर ही मैंने PhD का थीसिस प्रस्तुत किया है। तो ये कहानी लेखिकाएं भी हमारे सामने प्रस्तुत हुई और एक अंतर्मन को लेकर, सूक्ष्म सूक्ष्म बातों को लेकर कहानियाँ आगे बढ़ने लगी, और आज आपके सामने ये सब कहानियाँ हैं। इस प्रकार हिंदी कहानी के इतिहास को हमने समझ लिया, किस प्रकार कहानी अपने विषय वस्तु से लेकर कला कौशल्य को लेकर अलग अलग रूप में हमारे सामने आती है, इस पर हमने चर्चा की। अब गूगल मीट में हमारा जब लेक्चर होगा तब हम एक कहानी जो है आपको सुनाएंगे और समझाएंगे और फिर उस पर चर्चा करेंगे। आप अपने घर पर स्वस्थ एवं सुरक्षित रहें और वीडियो ध्यान से सुनें, ये मेरी अभिलाषा है। धन्यवाद।